चलिए, तो आज से हम हिंदी के जो जेल पहली के पेपर थे 2018 में वो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। आज से जो 20 क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे। पहला पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। इससे आपको ये नॉलेज होगा कि जो पेपर वो बनता कैसे है ना, मतलब आपको किस लेवल का पढ़ना है ना, और कितना पढ़ना है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, उसकी आउटलाइन जो है हम आपको साथ में बताते आएंगे, है ना। और ये जो पेपर है, आज जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये 29 सितंबर का पेपर है 2018 का, है ना। और जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका पेपर है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है ना। और आपके ऑप्शन है निकाय हो जाएगा, नीलाभ हो जाएगा, और निष्काम हो जाएगा, और निकाय हो जाएगा, है ना। पहले आप उपसर्ग समझो। उपसर्ग मतलब जो शब्द जो है किसी भी शब्द के आगे जुड़ेंगे वो उपसर्ग कहलाएंगे। यदि उपसर्गों की संख्या देखें तो जो हिंदी है, हिंदी उपसर्गों की संख्या जो है वो 13 है, और संस्कृत में 22 है, और उर्दू में 18 है। मतलब ये आपके लिए जनरली पता होना चाहिए। अब बात आती है कि नी उपसर्ग, है ना। इसके लिए आप चारों ऑप्शन देखें तो चारों ऑप्शनों में जो है आपका जो फोर्थ ऑप्शन है निकाय, उसमें सिर्फ छोटी की मात्रा है, बाकी की जो सभी है वो बड़ी की मात्रा है। मतलब सीधा जो आंसर है आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला, क्या हो जाएगा, निकाय। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अंगूर खट्टे होना, मुहावरे का अर्थ बताइए, है ना। मृत्यु ने कटाना, है ना। तो ये मुहावरों को थोड़ा समझे। मुहावरे जो हम पढ़ के जाते हैं, है ना, वो नहीं आते, कभी कभार ऐसा होता है ना। जो आप पढ़ रहे हैं, जो ऑप्शन दिए हैं वो चारों ऑप्शन आपके लिए ऐसे लग रहे हैं कि नहीं, मतलब सब सही है। मुहावरों में यही लगेगा, आपको लगेगा कि हम पे बन रहा है, लेकिन आप पे बनेगा नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि जो चार ऑप्शन है एक एक ऑप्शन को हटाना स्टार्ट करना है। जैसे कि अंगूर खट्टे होना, मृत्यु ने कटाना तो है नहीं, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कहीं पे यमराज का कोई यमराज शब्द भी आया होता तो मृत्यु से संबंधित हम कोई अर्थ निकाल सकते, है ना। दूसरा, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, ये हो सकता है ना। क्यों, जैसे कि आप कहीं पे गए, है ना, फल लेने, है ना, और आप फल लेने गए और पता चला कि आपको मतलब वो ज्यादा पैसे बोल रहा था और आप उतने पैसे दे नहीं पा रहे थे, है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो आप बाद में आप वहां से बिना फल लिए आ गए, तो बाद में आप उसका दोष निकाल लेंगे जो फल आप ले नहीं पाए हो, या फिर फल नहीं कोई वस्तु हो, मतलब कोई वस्तु हो आप वो ले नहीं सकते हो, तो उसमें आप दोष निकाल देते हो, है ना। तो वो कंडीशन जो है वो कहलाती है अंगूर खट्टे होना, मतलब कोई वस्तु है उसमें दोष निकालना। ये जो इसका आंसर सेकंड आ जाएगा, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। थर्ड है यथावत का शुद्ध रूप बताइए। यथावत, यदि आपकी बुकैब अच्छी है तो ये जरूर बन जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए सेकंड नंबर वाला, यथावत, जो ऐसे लिखा होगा, यथा और वत। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है। अब समास यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। चार ऑप्शन जो हैं इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट जो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जो रहता है उसमें दो पद जो रहते हैं, पहला जो है विशेषण रहता है, दूसरा विशेष रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि नील गाय, मतलब नीली है जो गाय। जो जितने भी शब्द रहते हैं, जितने भी रंगों वाले जो भी शब्द रहेंगे वो जो है एक विशेषण रहते हैं। जैसे कि लाल रंग, तो जो लाल है वो विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पे नील गाय मतलब जो नीली है जो गाय, इसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो कर्मधारा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पंचवटी, है ना, इसका सीधा सा एक कॉन्सेप्ट होता है। अभी से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कर्मधारा जो रहता है उसमें पहला पद विशेषण रहता है, दूसरा जो है विशेष रहता है। विशेषण और विशेष क्या है विशेषण अर्थात जो विशेषता है उसकी, जो विशेषता रहेगी, और विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना। जैसे कि नील गाय है ना, ये जो है कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। सेकंड है द्वंद्व। द्वंद्व जो रहता है इसमें इसकी डेफिनेशन देखें तो दोनों पद प्रधान रहते हैं। दोनों पद प्रधान अर्थात एक सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल देखें, माता पिता, दोनों पद प्रधान रहेंगे, मतलब ये पद और ये पद दोनों ही पद प्रधान रहेंगे। इसके अलावा ये साइन भी रहेगा, है ना। माता पिता ये जो है द्वंद्व रहते हैं, है ना। और बहुप्री मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान रहेंगे, लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा कि दोनों पद मिलके किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करेंगे। जैसे कि
पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला है अंबर जिसका। अब पता तो है नहीं, तीसरे व्यक्ति अर्थात भगवान विष्णु, है ना। तो ये जो है ये बहुब्रीक डेफिनेशन होती है। लास्ट में होता है दिगु। दिगु सबसे सरल होता है, वह वे शब्द जिनका पहला जो शब्द वर्ण रहेगा वो संख्या वाचक रहना चाहिए, मतलब कोई भी संख्या हो। यहाँ पे नियम ध्यान है तो पंचवटी मतलब 5, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा दिगु। आ उपसर्ग से बना शब्द बताइए, तो इसका सीधा सा 3rd नंबर होना चाहिए आभरण, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा और आप लोग समझे, देखिए 2 उपसर्ग हैं, एक आ और एक बड़ा वाला। इनके अर्थ जो है मेरी थोड़े से बताऊं तो ये इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अच्छे से बनते हैं। आ और बड़ा वाला, ये दो आ वाले हैं। यदि इसमें हम देखें तो बड़ा वाला है ना, तो पहले इसका जो है अर्थ होता है, जो आ है इसका जनरली जो अर्थ निकाला जाता है उपसर्ग में वो नेगेटिव मीन्स के लिए, मतलब जो नकारात्मक निषेधात्मक मतलब रहेगा उसके लिए आ का प्रयोग किया जाता है ना। और इस बड़े वाले आ का मतलब होता है तक, जैसे कि हम बोलते हैं आमरण, मतलब मरने तक, तक। और दूसरा इसका अर्थ होता है समेत, मतलब साथ में जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो इसमें तो सीधा सा है, आ है तो देखिए जो 3rd नंबर वाला है आभरण, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कमान का विलोम बताना है तो तीर हो जाएगा, है ना, 3rd नंबर वाला। इसके बाद त्रिफला में निम्न से कौन सा समास है, पहला शब्द जो है वो संख्यावाची आ गया, संख्यावाचक आ गया, मतलब सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका दिगु, है ना। चलिए इसके बाद भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, विश्वास, ईश्वर विषयक रति और समर्पण और आस्था, है ना। तो भक्ति रस का स्थायी भाव, अब स्थायी भाव क्या होते हैं, मतलब जो व्यक्ति है जिसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं व्यक्तियों के, वो जो है आपका स्थायी भाव कहलाता है। जैसे कि आप कोई भी कहानी सुन रहे हैं, है ना, कहानी सुन रहे हैं या फिर कोई चुटकुले सुन रहे हैं तो आपको हंसना आ रहा है, मतलब आपके हृदय में हंसी आ रही है, प्रसन्नता हो रही है, तो वहां पर रस रहेगा हास्य, लेकिन उसका जो आपका स्थायी भाव रहेगा वो रहेगा हंसी, है ना। ऐसे ही स्थायी भाव इसका भक्ति रस का यदि पूछे तो इसका रहेगा ईश्वर विषयक रति। रति मतलब होता है प्रेम, मतलब भगवान के प्रति जो प्रेम रहता है वो आपका भक्ति रस का स्थायी भाव होगा। 3rd नंबर 2nd इसका आंसर हो जाएगा। चलिए संकल्प के लिए संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए संकल्प ये लिखा हुआ है, संकल्प, इसको थोड़ा समझिए। देखिए संधि भी हम पढ़ेंगे, है ना। संधियों में वहां पर अभी सिर्फ हम आपको आउटलाइन बता रहे हैं, पढ़ाना स्टार्ट अभी हमने नहीं किया है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पेपर है ये बनता कैसे है, मतलब कितने लेवल तक का पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो संधि है, देखिए संधियों में आपके सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो शब्द है ये टूटेगा कहां से, पहला काम है ना। ये बिंदी है, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए माँ होता है लेकिन आधा माँ होगा, तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि ये ऐसे टूटेगा। सम और प्लस कल्पना, संधि नहीं पूछा है, देखिए कौन सी संधि है, सिर्फ संधि विच्छेद पूछा है ना। लेकिन यदि आप ऑप्शन पे जाएं तो 3rd नंबर है, 3rd नंबर है इसमें, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका जो माँ है आधा माँ, ये भी हमें लिखना पड़ेगा सम और प्लस कल्प। एक बात और आप लोग ध्यान देना कि संधि में जो है कोई भी शब्द जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि इसमें देखिए, हाँ 2nd नंबर में लिखा है ना, लिखा है सम और प्लस कलप, सम प्लस कलप। तो ये कभी नहीं हो सकता कि जो कल्प है, कल्प से ये आधा लाभ है, ये पूरा लाभ है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जो परिवर्तन होगा, जहां से शब्द टूटेगा वहां पे परिवर्तन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सम प्लस कल्प। ये जो है आपका 1st नंबर जो है उसमें मिल जाएगा। 4th नंबर में ध्यान दें तो ये मात्रा नहीं है ना, इसलिए वो नहीं होगा, 1st वाला हो जाएगा सम प्लस कल्प। इसके बाद किंकर के लिए सही विच्छेद बताइए, तो देखिए वहां पे बिंदी दिख रही है, मतलब जो शब्द है वो वहीं से टूटेगा। किंकर लिखिए पहले, ये लिखा गया किंकर, है ना। ऑप्शन पे जाए तो यदि हम ध्यान दें तो यही होना चाहिए, क्यों, ये हो गया बिंदी जो थी आधा माई हो गया प्लस कर। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है,
4 नंबर वाला आंसर हो जाएगा इसका, है ना। 11वां क्वेश्चन है लक्षण का जो शुद्ध रूप है वो बताना है। तो लक्षण कोई शब्द नहीं होता है, लक्षण होता है, आधा चा, फर्स्ट वाला हो जाएगा लक्षण, है ना। चलिए 12वां, जो बाद में अधिकारी बने के लिए मतलब एक शब्द बताना है। तो इसको जो हम बोलते हैं उत्तराधिकारी बोलते हैं। जैसे कोई राजा रहता है तो पता चला राजा है और राजा का पुत्र जो है वो फिर से राजा बनेगा, है ना, नेक्स्ट जनरेशन में। तो जो पहले से जो अधिकारी जो बाद में अधिकारी बने उसके लिए जो शब्द बोला जाएगा वो बोलते हैं उत्तराधिकारी। अब यदि आप ध्यान दें तो आपको यदि उत्तराधिकारी लिखना आता है तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए इसका आंसर होना चाहिए उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी फर्स्ट जो है वही होना चाहिए, उत्तराधिकारी। फर्स्ट में करी लिखा हुआ है, 3rd नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए उत्तराधिकारी, है ना, ये लिखना आना चाहिए। वोकैब का पोर्शन है, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो लगभग वोकैब सबकी अच्छी होती है ना। चलिए नेक्स्ट जो है 13वां, जिसने ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द बताना है। देखिए अनऋणी नहीं होगा, इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर वाला, वो हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है 14वां क्वेश्चन, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची। ये वोकैब का पोर्शन है, ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और जब आप हिंदी स्टार्ट करेंगे तो आप हिंदी यहीं से स्टार्ट कीजिए, है ना। मतलब ये जो पोर्शन है पर्यायवाची वाला, विलोम वाला, ताकि आपकी वोकैब अच्छी होगी तो वो रक्षक अलंकार वहां पे आपको काम में आएगी। चलिए फर्स्ट जो है अनंग, मर्दन और मनोज, इसका जो आंसर होना चाहिए 3rd नंबर वाला होना चाहिए, क्योंकि मदन और मनोज इन दोनों का अर्थ जो है वो कामदेव होता है। और यदि आप ध्यान दें तो अनंग 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 3 में कॉमन है, मतलब इसका अर्थ भी कामदेव भी होता होगा। देखिए ये 2 पता है आपको तो एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तीनों जो ऑप्शन है उसमें पहला वर्ड जो है अनंग है, मतलब ये कॉमन है और ये क्लियर है कि ये कामदेव का पर्यायवाची रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, अनंग, मदन और मनोज। 15वां क्वेश्चन जो है, मोहनी त्रासती, मुख नटती, आखिरी सो लपटाती, ऐची छुड़ावती, ईची कर आगे आवती जाती। चलिए इसमें जो आपको रस बताना है कौन सा रस है। देखिए शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य और श्रृंगार। इसमें यदि शांत रस की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। शांत रस में क्या होता है, शांत रस का जो स्थायी भाव रहता है वो रहता है निर्वित, है ना। 10 के 10 आपके जो रस है उनका आपके स्थायी भाव पता होना चाहिए, निर्विद रहता है इसका स्थायी भाव, है ना। अब शांत रस जहां पे आपके लिए सांसारिक ज्ञान दिया जाए, मतलब पूरे संसार का जो ज्ञान रहता है वो दिया जाए, वहां पे शांत रस रहता है ना। सेकंड भक्ति रस है, इसके पहले जो एक क्वेश्चन था उसी में था इसका स्थायी भाव ईश्वर के प्रति प्रेम। वात्सल्य, है ना। यदि आप इसका थोड़ा सा भी क्वेश्चन पे जाएं, इसका थोड़ा सा भी यदि आप व्याख्या कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो जाएगा। देखिए मोहनी त्रासती, मुख, मोहनी मतलब भौं की बात हो रही है, मुख नटती मतलब मुंह की बात हो रही है, आंखें मतलब आंखों की बात हो रही है ना। ऐची छुड़ावती मतलब यदि आप ध्यान दे रहे हो तो किसी व्यक्ति के मतलब सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इतना तो क्लियर है, या तो वात्सल्य होगा या तो श्रृंगार होगा, है ना। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, है ना। अभी हम जब रस पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे। चलिए या तो बात देखो, शांत रस तो हो नहीं सकता है, सांसारिक ज्ञान तो वो दे नहीं रहे हैं, भक्ति रस हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान की कहीं से कहीं तक पूजा नहीं हो रही यहाँ पे। वात्सल्य रस ये भी नहीं होगा क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल है भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के आजू बाजू ही पूरे एग्जाम्पल इसके वात्सल्य रस के घूमेंगे। तो लास्ट बचता है कौन सा, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियुक्त श्रृंगार। और ये जो है किसी नायक या नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, मतलब ये संयुक्त श्रृंगार का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। चलिए 16वां क्वेश्चन है, घर के लिए सही पर्यायवाची बताइए, जो एक ही पेयर में दिए हैं, मतलब आपको 3 पता होंगे तब आप एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए सदन, निकेतन और गिर, यहाँ पे निकेतन यदि होता तो ये सही होता, निकेतन है 2nd नंबर जो है तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। सदन, निकेतन और गेह भी हो सकता है। इसके आगे भी हम देखें तो सदन सही लिखा है, निकेतन भी सही लिखा है और गह कोई शब्द नहीं होता, गेह होता है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, सदन, निकेतन और गेह। चलिए इसके बाद अंत प्रत्यय से
बना शब्द बताइए। देखिए अंतः, अंतरंग, अंतिम और अटंत। इसका आंसर जो है अटंत होगा। अटंत सॉरी, अच्छा अंतिम था और अंतिम की बात था रटंत, है ना। ये इसका आंसर रटंत ही होगा, है ना। इसके पहले थोड़ा सा जो है हम प्रत्यय को समझ लेते हैं। प्रत्यय मतलब जो शब्द जो है किसी भी शब्द के पीछे जोड़ेंगे, उसका अर्थ चेंज करेंगे। ये जो प्रत्यय ही दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। दो प्रकार के रहते हैं और दोनों जो है 28 संख्या है, दोनों मतलब टोटल 56 प्रकार के जो है आपके लिए प्रत्यय पढ़ने हैं। यहां पर यदि देखें तो जो रटंत है इसमें अंत प्रत्यय आ जाएगा, रट प्लस अंत जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए कर्ण का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? विलोम बताना है। कर्ण मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए सरल हृदय वाला, है ना। कर्णा पूर्ण व्यक्ति बोलना चाहिए। इसका होगा निष्ठुर। सेकंड जो निष्ठुर है वो आंसर हो जाएगा। 19वां देखिए, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती। इसमें जो है आपको अलंकार बताना है। तो इसके जो ऑप्शन से ही क्या करें आप अलंकार, है ना, क्योंकि आप अलंकार जो है रट के नहीं जा सकते। आपने जो रटे हैं पता चला एग्जाम्पल में कुछ और पूछ लिया, तो एग्जाम्पल तो अनंत हो सकते हैं। तो आप इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। 4 एग्जाम्पल जो है श्लेष, यमक, अनुप्रास और उपमा। श्लेष, अनुप्रास, यमक और उपमा, ये 4 ऑप्शन है। यदि इन चारों की डेफिनेशन आपको पता है तो ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका श्लेष। यदि हम श्लेष अलंकार की बात करें, ये इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और यमक अलंकार की बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपके क्वेश्चन बनेगा, है ना। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है श्लेष अलंकार। श्लेष अर्थात आप लोग की भाषा में बोले तो जो बुक्स में जो मिलता है इसके लिए याद करने का तरीका है चिपका हुआ। अर्थात एक ही शब्द रहेगा, वो जो है वो बार बार आवृत्ति होगी, उसकी बार बार आवृत्ति होगी, लेकिन जो उसका अर्थ है वो एक ही रहेगा, श्लेष कहलाएगा। यमक अलंकार जो शब्द है वो बार बार आएगा, शब्द आएगा, वर्ण की बात नहीं हो रही है और हर जगह उसका मतलब जो है वो अलग रहेगा, यमक, है ना। इसके बाद अनुप्रास, जब कोई वर्ण जो है बार बार आए, 2 बार या 3 बार आए, है ना, रेगुलरली कम से कम 2 या 3 बार आए, तो वहां पे जो है आपका अनुप्रास अलंकार होता है। और उपमा जो होता है इसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। इसमें यदि हम देखें तो इसका आंसर होना चाहिए अनुप्रास अलंकार। इसलिए होना चाहिए क्योंकि यदि आप ध्यान दें, ये देखिए करुणा कलित, करुणा में का आया और कलित में भी का आया, है ना। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप देखें तो कहीं पर तुलना नहीं की जा रही है, इसलिए जो है आपका उपमा नहीं हो सकता है। ये अलंकार देखो, अलंकार जो 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार मतलब जो शब्दों के आधार पर काव्य को सुंदरता बढ़ाएंगे, अर्थ अलंकार मतलब अर्थ के आधार पर, उभय अलंकार रहेंगे आपके दोनों। अभी तो सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास। और लास्ट वाला जो है दुखी, दोपहरी, घाम की छाहो, चाह की चाह, मैंने में से कौन सा अलंकार? ये और सिंपल है, ये भी अनुप्रास अलंकार ही होगा, क्योंकि ये देखिए दुखी और दोपहरी दोनों में क्या आ रहा है? दादा आ रहा है। और लास्ट में भी देखिए छाहो और छाह में भी छा आ रहा है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास मतलब जो 19वां और 20वां दोनों के आंसर जो है क्या होंगे? आपके अनुप्रास अलंकार। इस तरीके से ये पेपर था आपका 29 सितंबर का 2018 का, है ना। पेपर ऐसे ही आता है। अब ये आपकी किस्मत है कि आपके लिए किस तरीके से जो है पेपर फंस रहा है, आप क्या पढ़ के जा रहे हो, कितना क्या आ रहा है। तो हमने सिर्फ आपको अभी आउटलाइन बताई है, पूरा 20 क्वेश्चन बता दिए। यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग सब पे बनेंगे। ये फाइट है वो लास्ट के 8 क्वेश्चन की, है ना। तो अच्छे से आप तैयारी करना स्टार्ट करें। अभी आज हमने ऐसे ये पेपर सॉल्व किया है, ऐसे हम रोज लगभग एक पेपर सॉल्व करेंगे। 10 पेपर आपको सॉल्व कराएंगे हिंदी के, फिर हम इंग्लिश पे जाएंगे, फिर मैथ्स, फिर जीएस,
और फिर साइंस, इस तरीके से पढ़ेंगे हम, है ना। तो अभी आप इसको सॉल्व करके देखें, ये देखें कि हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि अगर तक रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होना है। हम आपसे बोल रहे हैं पढ़ लीजिए, है ना। आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आप ऐसा पढ़ रहे हैं तो आने नहीं है।